Good morning. So, today we are going to discuss UPPSC GIC lecturer exam 2015. Okay? And as you know, previous year paper कितने important होते हैं. So, without wasting time, let's start. Our first question. Choose the correct option carrying the meaning of the idiom rainy day. Okay? तो हमें क्या करना है? हमें rainy day का meaning बताना है. रेनी डे मतलब ज़रूरत का समय. ओके, जैसे हमें ना अपनी लाइफ में कुछ सेव करके रखना चाहिए. किसके लिए? फॉर रेनी डे. ओके, ताकि जब लाइफ में ज़रूरत हो तो वो हमें काम आ सके. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हुआ? वाइज मैन ऑलवेज सेव समथिंग फॉर ए रेनी डे. जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं. किसके लिए? रेनी डे के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Choose the correct option to express the meaning of the underlined portion in the given sentence. Okay, तो हमें इसका मीनिंग बताना है. The thief took to his heels when he saw a policeman on the beat. तो thief ने क्या किया? Took to his heels. क्या मतलब होता है इसका? To run away. Okay, वो भाग गया, उल्टे पाँव भाग गया वो, जब उसने किसको देखा? एक पुलिसमैन को देखा. तो क्या हुआ यहाँ पे? इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ? Ran away from the scene. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें मीनिंग बताना है टूथ एंड नेल ईडियम का. क्या होगा? टूथ एंड नेल का मतलब होता है, मतलब आप यू डू एवरीथिंग यू कैन इन ऑर्डर टू अचीव इट. मतलब हर भरसक प्रयास करना. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ फिर हमारा आंसर? विद ऑल देयर माइट, मतलब अपनी सारी माइट लगा दी, सारी शक्ति लगा के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्रेस करना है हमें मीनिंग. ए गाला डे क्या होता है? गाला डे मतलब, गाला डे होता है ए डे ऑफ हैप्पीनेस, ए डे ऑफ सेलिब्रेशन, ए डे ऑफ फेस्टिविटी. ओके, फेस्टिविटी समझ गए ना? फेस्टिवल वे जो हम सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं. ओके ओके, द कैट जब द चेयर. बताओ क्या प्रिपोजिशन आएगी यहाँ पे? इजी है ये तो. द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर. ओके, ही वॉज असेम्ड, वो शर्मिंदा थी. अब बताओ आप, सॉरी वह शर्मिंदा था. हिज रूड बिहेवियर, ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर. वो शर्मिंदा था अपने रूड बिहेवियर से. ओके, असेम्ड अपने साथ किसको लेता है? ऑफ को लेता है. ओके, डू यू राइज, डू यू राइज विद द सन. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? विद. ओके, इंडिया हैज़ गोट फ्रीडम, इंडिया ने क्या किया? स्वतंत्रता पाली. किससे? फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई प्रेफर रीडिंग. अब आपको पता होगा प्रीफर अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है. ओके, जब कंपैरिजन होती है तो प्रीफर के साथ हम प्रीफर देन यूज़ नहीं करते. वैसे बेसिकली हम क्या करते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देन यूज़ करते हैं, बट प्रीफर वाले में क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं. आपको ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा, इजी है ये. आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, मतलब मुझे पढ़ना पसंद है लिखने से ज़्यादा. ए क्योर फॉर ऑल डिसीज, एक इलाज है सारी बीमारियों का. क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? पेनिशिया. ओके, रामबाण इलाज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स. ओके, क्या हुआ ये? आप बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस. बताओ. कॉन्टिनेंस. सेलिबेसी. क्या होता है सेलिबेसी? मतलब अविवाहित जीवन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे मतलब पीपल डोंट गेट मैरिड, लोग शादी नहीं करते. एक वो है ना कोटेशन कि मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर. ओके, सुना होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर. ओके, ऑथर की डेथ के बाद कोई बुक पब्लिश होगी, उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए बताओ आप वन वर्ड. क्या हो जाएगा? पोस्थ्यूमस. ओके, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़ा भी तो. जैसे वर्ड्सवर्थ का प्रेलूड पब्लिश हुआ था पोस्थ्यूमसली. ओके, उसकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने उसको टाइटल दिया था प्रेलूड. ओके, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से ही नफरत करता हो. बताओ कौन होगा वो? मिसंथ्रोप. ओके, व्हाट इज़ नोन एज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच.
क्योंकि स्पीच का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलेंगे पेरोरेशन। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रीफिक्स बताना है इस वर्ड के लिए, डिसिप्लिन के लिए। बताओ क्या होगा। आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा, इनडिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन शासन, अनुशासन, इनडिसिप्लिन लगा देंगे प्रीफिक्स। ओके, आपको पता ही होगा प्रीफिक्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं और सफिक्स लास्ट में लगाते हैं वर्ड के। लॉजिकल, लॉजिकल में बताओ प्रीफिक्स इलॉजिकल। ओके, तुम्हारी बात में कोई लॉजिकल नहीं है, वो क्या है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब तुम्हारी बात कैसी है, इलॉजिकल है। यहाँ पे प्रॉपर प्रीफिक्स वाला वर्ड बताओ आप, एम्पावर। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन का नाउन बनाना है, बताओ क्या बनेगा एजुकेशन का नाउन आपके अकॉर्डिंग। एजुकेशनिस्ट। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नाउन बना दिया हमने ये। नाइट, नाइट का सफिक्स बताओ, सफिक्स लगाओ नाइट में। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा नाइटहुड। याद होगा आपको कि गाजवर्दी को 1917 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नाइटहुड। व्हाट वाज द एज ऑफ द स्क्वायरा इन चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ओके, तो ये क्वेश्चन वो लोग बताएंगे जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स का समरी वगैरह कुछ पढ़ा होगा। ओके, तो क्या एज थी उसकी, वो 20 ईयर्स ओल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, ये तो बहुत ही पॉपुलर कोट है, ये तो सबको पता होगा आई थिंक, जिसने थोड़ा भी शेक्सपियर को पढ़ा है। जिसने शेक्सपियर को पढ़ा है उसने हैमलेट को पढ़ा है, जिसने हैमलेट को पढ़ा है उसको पता होगा द रेस्ट इज साइलेंस। किसने बोला है ये, हैमलेट ने बोला है। ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, किसके, हैमलेट के। ओके, हैमलेट बोलता है ये किससे, अपने फ्रेंड होरेशियो से। अब वो जो है लास्ट में सॉरी, लास्ट में हैमलेट ने क्या किया, हैमलेट ने आपको पता ही है, अब वो हैमलेट कुड नाउ रेस्ट इन पीस। ओके, क्यों, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, अपने पिता का एवेंज मतलब बदला ले लिया है। ओके, अब सब कुछ क्या है, लास्ट सीन है ये, द रेस्ट इज साइलेंस। ओके, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर बताने की ज़रूरत है, सबको पता है 1 to ऑल कितने होते हैं, शेक्सपियर के सोनेट कितने हैं, 154। ओके, 1 से लेके 126 तक डेडिकेट थे किसको, फेयर यूथ को। ओके, और 127 से लेके 152 तक डार्क लेडी। ओके, जिसको आइडेंटिफाई किया था मैरी फिटन के नाम से। और 153 एंड 154 लास्ट के 2 सोनेट किसको डेडिकेट थे, लव गॉड क्यूपिड को। ओके, हु इज़ द हीरो इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अब आप बताओ, सबके लोग सब लोगों के ना इसमें अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, कुछ को लगता है सैटर्न है, कुछ को लगता है एडम है। हमारी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग तो सैटर्न ही है, लेकिन आप बताओ आपको क्या लगता है। ड्राइडन ने, जस्ट अ सेकेंड, ड्राइडन ने, पीबी सैली ने, सब ने सैटर्न को हीरो माना है। ओके, जिन्होंने कमेंट किए हैं मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट पे। ओके, और वैसे मुझे क्या लगता है कि सैटर्न में तो मतलब निगेटिव क्वालिटी थी, वो था तो एक पावरफुल करेक्टर वैसे, कि उसने बोला है इट्स बेटर टू रेन इन, मतलब इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ओके, तो बोले तो उसने काफ़ी पावरफुल लाइन है, लेकिन थी तो उसमें निगेटिव क्वालिटी ना, वो किसके अगेंस्ट था, गॉड के अगेंस्ट था। बट चलो, हमें कैसे जाना है, हमें तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैटर्न इज़ द ट्रेजिक हीरो और हेलेनिक हीरो, अच्छा नोट पॉइंट भी लिखा है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का, जबकि एडम जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैराडाइज लॉस्ट का हीरो एडम था। ओके ओके, मिल्टन्स लिसिडस क्या है, एक मिल्टन का लिसिडस एक पेस्टोरल एलर्जी था। ओके, आपको पता होगा, डेडिकेट थी किसको ये, एडवर्ड यंग, एक उनका कॉलेज मेट था मिल्टन का कैम्ब्रिज में। ओके, हु हैड बीन ड्रॉन, जो डूब गया था, वैन हिज शिप सैंक इन द आयरस सी ऑफ कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637। ओके, 193 लाइन की है ये लेंथ में, और राइम्ड इसकी
राइम हुई है, राइम की स्कीम इरेगुलर है। ओके, याद रखना है आपको, 1637 का ही लिसिडस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पोम डज द ड्राइडन सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू द ब्रिटिश थ्रोन। ओके, तो हमें बताना है किस पोएम में जो है ड्राइडन ने सेलिब्रेट किया है किसकी वापसी, चार्ल्स सेकेंड की, किस पे, ब्रिटिश थ्रोन पे। ओके, उसके ब्रिटिश मतलब जो राज सिंहासन था। बताओ फिर, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा ड्राइडन को तो आपको पता होगा। ऑस्ट्रिया रिडक्स। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ टॉकिंग अबाउट होम इन द स्टेटमेंट, ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ओके, उसको ना इंग्लिश कैसी मिली, ब्रिक, ईंट की तरह मिली, और उसने उसको क्या बना दिया, मार्बल। मतलब देखा है मार्बल, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली, गोली वगैरह होती है ना गोली, उनको भी मार्बल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसकी तरह बना दिया, मतलब एकदम स्मूथ, ऐसा कह सकते हो आप। तो किसकी बात हो रही है और कौन कर रहा है, ये हमें दोनों पॉइंट बताने हैं। तो ये बात हो रही है ड्राइडन की, और कर रहे हैं डॉक्टर जॉनसन। ओके ओके, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बेलेंडा इन द रेप ऑफ द लॉक। बताओ फिर क्या नाम है रेप ऑफ द लॉक में रियल नेम बेलेंडा का। ऑब्वियसली आपको पता होगा, अराबिला फॉर्मर। ओके, द फ्रेज लाइट मिलिशिया इन द रेप ऑफ द लॉक इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया गया है ये, सिलप्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव थॉट्स दैट टू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। बताओ, वैसे ये लाइन बहुत ज़्यादा कॉमन है तो सबको पता होगी, बट अगर हमें नहीं भी पता हो और हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे फ्लावर्स वगैरह पे, फ्लावर पे, डैफोडिल्स पे। ओके, नेचर पे किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें क्या करना हो, एलिमिनेशन थ्योरी से करना हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना हो, तब हम लगा सकते हैं कि किसकी होगी ये, नेचर पे किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, अच्छा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है उसकी लाइन है। ओके, कंप्लीट हुई थी ये मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया था इसको 1804 में 1804 में, और फिर ये पब्लिश हुई थी उनकी वही 2 वॉल्यूम्स वाला जो आता है ना उनका 1807 का कलेक्शन, उसमें पब्लिश हुई थी। ओके, ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया, हु रोड ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, अभी तो बता ही रहे थे हम, किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच पोएम ऑफ पी.बी. सैली द फॉलोइंग लाइन अकर्स। बताओ किस पोएम में आती हैं, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ओके, बताओ फिर, अगर दुख आता है तो क्या सुख पीछे रह सकता है। ओके, मतलब कहते हैं ना दुख के पीछे सुख आता है, आपने सुना होगा बड़े लोगों से, मतलब बुजुर्गों से। तो बस यही बोला है उन्होंने, विंटर कम्स, अगर विंटर आते हैं तो क्या स्प्रिंग पीछे रह जाएगा, वो भी तो आ जाएगा उसके पीछे पीछे थोड़े दिन बाद। ओके, तो ये लाइन कहाँ की है, हमें तो ये बताना है। तो ये लाइन है ओड टू द बेस्ट विंड की। ओके, ये जो लाइन पूछी गई है ना, जब उनके जो वर्क है ना, उनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइन है, बहुत कॉमन लाइन, जो मतलब अगर थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ता है तो उसको डेफिनेटली पता होगा। द सोर्स ऑफ पी.बी. सैलीज प्रोमेथियस अनवाउंड। ओके, तो जो सोर्स है हमें इसका सोर्स बताना है। मैंने शेक्सपियर के जितने भी सोर्स है ना प्ले के, उन पे सब पे एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो, क्योंकि देखा है ना प्रीवियस ईयर में एक दो क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वर्क के सोर्स से, कि वो जो वर्क है उसका सोर्स कहाँ से लिया गया है, उसका रेफरेंस। ओके, तो कहाँ से लिया गया इसका, एस्केलस से। ओके, हु इन्वॉल्व्ड द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी, किसने किया है, निगेटिव कैपेबिलिटी की बात किसने की है, ये हमने इससे पहले वाली, मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने जीआईसी वाले 3 पेपर सोल्व कराए हैं, तीनों पेपर में ये क्वेश्चन आया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किया है, किसने किया है, कीट्स ने। कीट्स ने एक 1817 में एक लेटर लिखा था अपने भाइयों को, जॉर्ज एंड टॉम को। ओके, उन्होंने जो है निगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल शेक्सपियर को माना है। ओके, और इसकी मतलब उन्होंने लैक मतलब कमी पाई है, मतलब उन्होंने कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को इसमें जो है, मतलब उसमें उन्हें वर्ड्सवर्थ को निगेटिव कैपेबिलिटी
का वाली क्वालिटी नहीं मिली। ओके, और शेक्सपियर को प्राइम एग्जाम्पल माना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसमें कहा क्या है कीट्स ने, वैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। कीट्स ने इसमें कहा यह है कि जो पोइट्स है ना, पोइट्स की एबिलिटी क्या होती है, पोइट कीट जो है डिस्क्राइब करते हैं जो पोइट्स की एबिलिटी है टू लिव विद अनसर्टेनिटी, ओके, एंड मिस्ट्री, डाउट, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि खुद की राइटर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और हर चीज़ में रीजन और फैक्ट नहीं ढूंढने हैं। ओके, ठीक है। पोइट की एबिलिटी किसके साथ रहना है, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जैसे हम अपनी रियल लाइफ में रहते हैं, मिस्ट्रीज हैं, डाउट्स हैं। ओके ओके, इन विच पोएम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन्स अकर। बताओ किस पोम की लाइन है ये। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा पॉपुलर कॉमन लाइन है ये। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट भी हुई है। इंडेमियान। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिसन इन मेमोरियम डील्स विद द डेथ ऑफ। किसकी डेथ पे है। ओके, तो ये लिखी थी अर्थर हेलम की डेथ पे। ओके, अब बताओ किसने लिखी है स्कॉलर जिप्सी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, वर्क का नाम देके डायरेक्ट पूछ लिया, तो ये है अर्नोल्ड की। ओके, विक्टोरियन एज, विच पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, फेथ एंड डाउट। बताओ कौन सा विक्टोरियन एज का पोएट है जिसने कोशिश की है क्या लाने की, कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, फेथ एंड डाउट। बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया था ये। ओके, अर्नोल्ड वाज इंटेंसली मूव्ड बाय द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ ए नाइटिंगेल एंड रोट ए पोएम। नेम बताना है हमें उस पोएम का जिसमें उन्होंने मेलोडियस सॉन्ग, नाइटिंगेल का जो मेलोडियस सॉन्ग है ना उसके बारे में है। कौन सा वर्क है उनका ऐसा, ठीक है, कौन सी पोएम है। 69 बताओ कौन सा है, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, फ्लोमिला। ओके ओके, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ द पिप इन चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। कौन था रियल बेनिफैक्टर, मैकविच। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉवल अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गली ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, तो कौन सा है स्ट्रॉन्गली ऑटोबायोग्राफिकल आपके अकॉर्डिंग, डेविड कापरफील्ड। ओके ओके, बस हम इसको एक एट ए ग्लांस देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ताकि हमारा एक जब हम पेपर रेडी करें तो हमारा एक माइंड में बैकग्राउंड रेडी हो जाए कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। ओके, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, थॉमस हार्डी का नॉवल किस लिए जाना जाता है। देखो ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन जूनियर एडिट के एग्जाम में आया था। वेसेक्स नॉवेल्स। ओके, रिपीट भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। डिट्टो। व्हाट इज़ हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। आपने पढ़ा होगा दो बातें, क्या पढ़ी होंगी कि जो हार्डी हैं वो अपने पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी के लिए जाने जाते हैं, उनका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ। ओके, और रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी के लिए। ठीक है, तो हमें इसका आंसर बताना है, हमें हार्डी के एटीट्यूड की बात करनी है। तो उनका क्या था, उनका पैसिमिस्टिक था। ऑल चेंज्ड अटरली ए टेरेबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। बताओ फिर क्या है यहाँ पे आंसर, किसने लिखी है ये लाइन ये बताना है। तो ये लाइन है W.B. यीट्स की। अच्छा, उनकी प्रेमिका का नाम क्या था पता है आपको, पता तो होगा, मॉडगॉन। ओके, द साइट ऑफ ए लिटिल फाउंटेन डिस्प्लेड इन ए शॉप विंडो लेफ्ट W.B. यीट्स होमसिक। ओके, एक जो दृश्य है लिटिल फाउंटेन का, उसने क्या किया, डिस्प्ले इन ए शॉप विंडो लेफ्ट W.B. यीट्स को क्या बना दिया, होमसिक। ओके, एन आइलैंड बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर दिस पोएम। अब बताओ इस पोएम को आइडेंटिफाई करो। अब आपको थोड़ा भी पता होगा तो आइलैंड वगैरह का मेंशन कहाँ था, द लेक स्ले ऑफ इनिस्फ्री में। ओके, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा लेक वगैरह और आइलैंड वगैरह आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ये कीवर्ड है। ओके, T.S. इलियट का जो वेस्टलैंड है कंसिस्ट ऑफ, बताओ कितने पार्ट हैं, ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ इससे आसान भी कोई क्वेश्चन होगा, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, 5 पार्ट्स में है।
ओके, द लाइन लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन, बताओ टी.एस. इलियट की मतलब किस वर्क में है ये लाइन? तो ये है वेस्टलैंड की। वेस्टलैंड से तो एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जी.बी. शाह इन इच प्ले इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बताओ किससे इन्फ्लुएंस थे वो? अब आपको पता होगा जी.बी. शाह ने क्या लिखे हैं, प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, और हमारे जो फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले थे वो कौन थे? हेनरिक इब्सन। तो किससे इन्फ्लुएंस होंगे वो, हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड बर्नार्ड शाह बोरो द आइडिया फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन, कहाँ से लिया उन्होंने, कहाँ से बोरो किया आइडिया मैन एंड सुपरमैन का? बताओ आप फिर कहाँ से किया? नीत्शे। ओके ओके, वैसे उनका वर्क ये काफ़ी अच्छा है। बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू रिफर्स टू एन इनविजिबल करेक्टर इन, बताओ कहाँ पे था ये करेक्टर? 1980, ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, 1984 में। ओके, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म 1945 इज सटायर ऑन, बताओ किस पर सटायर है ये? आपको पता होगा एनिमल फार्म, आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ओके, तो इसमें क्या था, जो कम्युनिस्ट उनको दिखाया है ना जॉर्ज ऑरवेल ने, और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो द फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट आइडल्स इन रशिया। ओके, राजा राव का जो नॉवल है कॉमरेड किरिलोव वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, किस में पब्लिश हुआ था? ओके, फ्रेंच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ना यहाँ से एल टी गेट में मिल जाएंगे, क्योंकि उसके जो वर्क हैं और ये क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरि कथा इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कंसाइसनेस रेजिंग? ओके, तो किस नॉवल में हरि कथा को यूज किया गया एज ए मीडियम ऑफ कंसाइसनेस रेजिंग? बताओ फिर किस में यूज किया है? कांथापुरा में। ओके ओके, हरी कथा को यूज किया गया है कि जो हमारी कंसाइसनेस है ना, जो हमारी एक वो होती है अंतरात्मा, मतलब जो उसके रेज की बात, किसको? हरी कथा को यूज़ किया है। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, तो एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं अब हमें अच्छा अच्छा काम करना है। ओके, जैसे हम गीता वगैरह या कुछ इस तरह का पाठ वगैरह सुन लेते हैं, तब होती है ना एक हमारी कंसाइसनेस कहती है। ओके, किसने लिखा है? प्रीफेस टू अनटचेबल। अब आपको पता ही होगा अनटचेबल किसका है, मुल्क राजानंद का है। अब इसका प्रीफेस किसने लिखा है, हमें ये बताना है। ओके, तो प्रीफेस लिखा है E.M. फॉरेस्टर ने। ओके, इन विच नॉवल ऑफ मुल्क राज आनंद इज़ मुन्नो द सेंट्रल करेक्टर? बताओ मुन्नो जो सेंट्रल करेक्टर है प्ले का, वो किस प्ले का है? तो वो है कुली का। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निज़िम इज़िकाइल वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड ऑन, उनको अवार्ड जो मिला था ना साहित्य अकेडमी, तो ये अवार्ड मिला था किसके लिए, मतलब किस वर्क के लिए? आपको पता होगा, लेटर डेज पसलम। ओके, इनके लिए मिला था। इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निज़िम इज़काइल द स्कॉर्पियन हैज़ बिटन, किसने काटा था? बिच्छू ने किसको काटा था, ये बताओ? ये हमारा एल टी ग्रेड में भी है ये वर्क, अगर आपने पढ़ा होगा तो। उसकी माँ को काटा था। ओके, और जो है माँ बहुत थैंकफुल भी थी कि अच्छा वो मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। ओके, माँ तो माँ होती है ना। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी बार, मतलब उनको अवार्ड मिला है पुलित्जर प्राइज़? 4 टाइम्स। ओके, सेंटियागो इज़ द नेम ऑफ ए इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी, बताओ सेंटियागो करेक्टर क्या था? सेंटियागो, अभी तो मैंने ऑप्शन बढ़े भी नहीं थे और मुझे आंसर मैंने बोल दिया, करेक्टर है सेंटियागो उसमें। ठीक है, हेमिंगवे के नॉवल में द ओल्ड मैन एंड द सी में। हैरोल्ड पिल्टर का कौन सा प्लेन नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बर्थडे पार्टी उनका ही है। केयरटेकर रूम उनका ही है। जो ये कॉकटेल पार्टी है ना, ये बताओ किसका है? ये उनका नहीं है, ये है T.S. इलियट का। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम जो ओरिजिनली लिखी गई थी इंग्लिश में, वो कौन सी है, ये बताना है। तो वो है द चाइल्ड। ओके, जो इंग्लिश में लिखी गई थी। फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोएम वाज टैगोर अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज
किस पोएम के लिए मिला था टैगोर को? बच्चे बच्चे को पता है ये किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें। ठीक है, ओके। हमें बताना है क्रिस कर्नाड ने यूज़ की थी फोक टेल कौन से प्ले में? ठीक है, फोक टेल कौन से प्ले में यूज़ की थी? नागा मंडेला। ओके, इनमें से कौन सा नोबेल प्राइज़ विनर है? बताओ फिर किसको मिला था नोबेल प्राइज़? BS नायपाल, तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, अब बताना है कौन सा नेम है हाउस का। BS नायपाल का जो वर्क है ना, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, उसमें जो है घर का नाम बताना है हमें। तो बताओ फिर क्या होगा इसमें घर का नाम? उसका नाम है हनुमान हाउस। ओके, रेनेशा मीन्स ए रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ओके ओके, रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेटली ए मूवमेंट इन। ओके, तो किसका मूवमेंट? मतलब मूवमेंट इन रिलीजन। ओके ओके, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर कौन है? हमें ये बताना है। कौन है फाउंडर? जॉन डन। ओ सॉरी, जॉन डन है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इक्वेटेड क्लासिसिज्म विद हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म विद डिसीज? किसने बोला था ये तो बहुत पॉपुलर है, गेटे ने बोला था। ओके, कौन है इसमें जो रोमांटिक पोएट नहीं है? बताओ कौन नहीं है इसमें रोमांटिक पोएट? PV शैली तो हैं, जॉन कीट्स भी हैं, जेम्स थॉमसन भी हैं, जॉन ड्राइडन तो रोमांटिक नहीं है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, ओके। द प्री रेफलाइट्स वर ओरिजिनली एक ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप था वो? पेंटर्स का। ओके ओके, मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है मॉडर्निज्म? द अर्लियर पार्ट ऑफ द 20th। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इन इंग्लिश पोइट्री? किसने इंट्रोड्यूस किया था सोनेट फॉर्म को? थॉमस वाइट ने। ओके, द वैलिड वैलिड कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव। ओके, वैलिड का पता ही होगा आपको, एक पोएम होती है विद ए म्यूजिकल क्वालिटी। ओके, राइमिंग स्कीम ABAB। ठीक है, ए फॉर्म ऑफ वर्स, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि ए फॉर्म ऑफ वर्स, तो कौन सी फॉर्म है वो? वैलिड है। हु फर्स्ट यूज द कर्टल सोनेट? सबसे पहले किसने यूज किया था कर्टल सोनेट को? हॉपकिंस ने। ओके, आपको पता ही होगा 11 लाइन्स का होता है, इनफैक्ट 10.5 का होता है, 10 लाइन, और फिर एक हाफ लाइन होती है। ओके, हाफ ए लाइन तो याद रखना है आपको। ठीक है, और उन्होंने जो है हॉपकिंस साहब ने यूज किया था इसको अपनी पाइड ब्यूटी करके उसमें। ठीक है, और कर्टल आपको पता ही है क्या मतलब होता है कर्टल का? मतलब कोई चीज़ शॉर्ट कर देना। अगर आप इसको उसमें भी देखोगे ना, सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा। एंड एलर्जी इज़ ए पोएम ऑफ, क्या करते हैं एलर्जी में? रोते हैं, और क्या मतलब एक्सप्रेस करते हैं अपनी सैडनेस, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, उसके लिए जो क्या हो चुका हो? मर चुका हो। तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, मतलब विलाप करना। ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ हाई टोन टू ए ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट इन, बताओ। एक मतलब कोई ट्रिवियल सब्जेक्ट है, मतलब कोई छोटी सी मैटर है, छोटी सी चीज़ के लिए एक हाई टोन एप्लीकेशन यूज़ करना, किस में होता है ये काम? किस में यूज़ होता है? ए मॉक एपिक में। ओके, मॉक एपिक में आपको पता होगा इसमें क्या करते हैं? पैरोडी और मॉक द स्टीरियोटाइप्स ऑफ क्लासिक एपिक पोएम्स का। ओके, जैसे आपको पता होगा अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक है। ओके, उसमें क्या किया है? अब आप समझ लो कि उन्होंने जो है एक लोक, समझ रहे हो आप, उसके लिए इतना कुछ लिख दिया। तब आप समझ लो कि एक बहुत ही ट्रिवियल चीज़ के लिए, मतलब एक बहुत ही छोटी तुच्छ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मतलब हाई टोन में लिखना। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सोल ऑफ द ट्रेजेडी क्या होता है? बताओ आप, क्या होता है सोल ऑफ द ट्रेजेडी? प्लॉट होता है। इसाबेला किसने लिखा है? इसाबेला किसका वर्क था? जॉन कीट्स का। ओके, व्हेन वाज द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेट्स वैसे एक्चुअली पब्लिश हुआ था 1798 में। ओके, आपको पता होगा। और प्रीफेस, हमें प्रीफेस के बारे में बताना है। तो प्रीफेस जो है इसमें किया गया था 1800 में। ओके, लिरिकल बैलेट्स आपको पता ही है, वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का दोनों ने मिलके लिखा था ये। ओके,
4 इसमें वर्ड्सवर्थ, सॉरी 4 इसमें कॉलेज की थी, और 23 है ना टोटल, 19 किसकी हो गई, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, लास्ट जो लिरिकल बैलेट्स का वो था टिंटन एवे। ओके, और फर्स्ट जो एस टी कॉलेज की थी वो थी राइम ऑफ द इनोसेंट मैरिनर। ओके, विच चैप्टर इन कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया डिस्कस शेक्सपियर एज ए पोएटिक जीनियस। ओके, तो कौन से चैप्टर में कॉलेज की बायोग्राफी लिटरेरिया में डिस्कस किया था कि शेक्सपियर क्या है, एक पोएटिक जीनियस है, उनको ऐसा माना था। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुझे अब तक जितने पढ़ाए हैं मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शेक्सपियर का भी मेंशन है। ओके, और कॉलेज ने किया है, तो कौन सा चैप्टर होगा बताओ। पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में। ओके, चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है। ओके, हु इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मैथड, किसने की है टच स्टोन मैथड की बात बताओ। वो की है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। क्या होता है टच स्टोन मैथड, मतलब जैसे लिसिडस को टच स्टोन माना गया था। ओके, तो जैसे हम कोई चीज़ को अब जज करेंगे उसके बाद, तो हम लिसिडस को माइंड में रख के करेंगे, ठीक है, कि इसकी मतलब ये इससे लिसिडस से कितना अच्छा है या कितना वो है। तो वो हमारा एक क्या हो गया, एक हाई पॉइंट हो गया, आप एक तरह से ऐसे समझ लो, मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को माइंड में रख के ही आने वाली जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उनको देखेंगे कि अच्छा ये उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ओके, टी एस इलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री किस में पाई गई थी बताओ, किस में पाई गई थी। तो ये पाई गई थी ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में बात की थी उन्होंने। ओके, ठीक है, बात की थी वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन था क्या ये, मतलब पोइट की अपनी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, टी एस इलियट का ऐसा मानना था। ओके, और जो है वो अपनी जो खुद की जो पर्सनैलिटी होती है, अपनी जो फीलिंग्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो जो पोइट्री का सब्जेक्ट होता है उसमें क्या कर देता है, उसमें मर्ज कर देता है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। हमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, बताओ फिर क्या है। वैसे लाइन कहाँ की है पता ही होगा आपको, मैकबेथ की है, बहुत ही पॉपुलर सी लाइन है। क्या है इसमें, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, मेटाफर हो गया, ठीक है। ए कंसीट वाज यूज्ड इन, कंसीट कहाँ यूज़ किया जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्री में, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है, मतलब एक इसमें ऐसा ग्रुप ऑफ पोएम होता है, मतलब जो शेयर करते हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ओके, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होता है। ओके, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पोइट्री की, ठीक है, और उसमें जो है यूज की जाती हैं स्ट्रेंज, इमेजनरी, ओके, और पैराडॉक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स यूज़ की जाती हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में, मतलब आप इमेजर में नहीं कर सकते कि किस चीज़ की कंपेरिजन किस चीज़ से कर दी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता होगा उन्होंने यूज़ किया था, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, छोड़ो। हमें तो यहाँ पे बस देखना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ मैं अलग बनाती हूँ कि क्वेश्चन का बैकग्राउंड जिसमें बताया जाता है, ठीक है। ही पेरिस्ड ऑन द स्कैफोल्ड, बताओ इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हो जाएगा यूफेमिज्म। ओके, यूफेमिज्म होता क्या है, एक मतलब अनप्लीजेंट या कोई एम्बैरसिंग थिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा माइल्ड वर्ड यूज़ करना, मतलब सॉफ्ट वर्ड यूज़ करना। जैसे मैं डाई के लिए क्या बोल दूँ, पास अवे, तो वो इतना हर्ट नहीं करेगा। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि ही पास्ड अवे। ओके, तो ये चीज़ें इतनी मतलब ये क्या किया हमने, मतलब यूफेमिज्म हो गया यहाँ पे, हमने थोड़ा सा मधुर शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ही पैरिस्ड ऑन द स्कैफोल्ड, पैरिस्ड मतलब मारा गया वो, स्कैफोल्ड मतलब फांसी के तख्ते पे। ओके, तो डायरेक्ट ऐसे ना बोल के ना हैंग्ड लटका दिया उसको, इसको थोड़ा माइल्ड लैंग्वेज में बोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यूफेमिज्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेथ ले हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, क्या हुआ यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन होगा। ओके, ओके, द बेंच फॉर द जज, बताओ फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ इसमें। पर्सोनिफिकेशन तो आपको पता ही है, इसके बारे में बताना है, मतलब रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की या आइडियाज़ की एज ए पर्सन। ओके, या फिर किसी मतलब ह्यूमन फॉर्म में
एड्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो जैसे डेथ को ह्यूमन फॉर्म में एड्रेस किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, द बेंच फॉर द जज। अब हम क्या करते हैं, जब जज बैठे होते हैं ना, तो हम उनके लिए यूज़ कर देते हैं बेंच। मतलब क्या कर दिया हमने, चेंज ऑफ नेम। तो हमारे एग्जाम्पल के मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मेटोनमी होता है वो, ठीक है। चेंज ऑफ नेम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वो है ना एक वर्ड, पेन इज़ माइटर देन सोर्ड, ओके। मतलब पेन ज़्यादा शक्तिशाली होता है तलवार से, सोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पेन की बात नहीं चल रही, मतलब खाली एक पेन की, यहाँ पे बात चल रही है कलम की ताकत। मतलब जो भी कुछ हम गेन करते हैं, पढ़ाई गेन करते हैं, वो उससे ज़्यादा ताकतवर होती है, किससे, तलवार की ताकत से। तो ये क्या किया, चेंज ऑफ नेम किया ना, इसलिए यहाँ पे मेटोनमी हो गया। अब यहाँ पे बताओ आप करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, पढ़ के देखो चारों, मैं भी पढ़ती हूँ। ए न्यू रेडियो जॉकी विल बी चूजन सून, ओके। ये दोनों सेंटेंस तो गलत हो गए जो सून से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन बी और सी, थर्ड और पढ़ते हैं। रेडियो जॉकी ए न्यू, ये भी गलत हुआ, ए न्यू कैसे आ जाएगा, पहला ही सही होगा फिर हमारे अकॉर्डिंग। ए न्यू रेडियो जॉकी विल बी चूजन सून, ओके। अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट बताओ, हिज हेयर इज़ ब्लैक, सही है, हेयर के अकॉर्डिंग मतलब सिंगुलर फॉर्म आ रही है, ठीक है। द कैटल एंटर इनटू द गार्डन, ये भी ठीक है। माई शूज़, शूज़ कैसे होते हैं, प्लुरल होते हैं, दो जूते होते हैं ना, ब्लैक है, ठीक है। वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल, वेयर इज़ न लगा के हमें यहाँ क्या लगाना था, वेयर आर माई स्पेक्टिकल, ओके। स्पेक्टिकल क्या होता है, प्लुरल होता है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया, हमें इनकरेक्ट बताना था ना। देर इज़ 7 कलर्स इन द रेनबो, देखो यहाँ पे जो लगता है ना ये वर्ब, ये इसके अकॉर्डिंग लगती है, किसके, इसके, 7 कलर्स। तो 7 कलर्स तो प्लूरल है ना, तो क्या आना था यहाँ पे, आर आना था, इज़ नहीं आना था। अब यहाँ पे बताओ आप, फॉलोइंग सेंटेंस में करेक्ट बताना है। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मैथमेटिक्स, बताओ फिर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर मैं बताऊँगी। वैसे जो ऑफिशियल आंसर की है उन्होंने माना है ही इज़ एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हम भी इसी पे जाएंगे। यहाँ पे बताना है, इफ़ आई हैव वर्क हार्ड आई वुड हैव पास्ड, बताओ फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसमें आपके अकॉर्डिंग। आपको पता होगा इसका जो फॉर्मेट है वो कैसे चलता है। अगर इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इधर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो हमारा ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो किसने फॉलो किया है, ऑप्शन नंबर बी ने। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है और इधर आ रहा है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमारा यही चलता है, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो आंसर, हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ओके। जब इन सेंटेंस में वुड हैव आ रहा है, ठीक है, तो हमें इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ओके। ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसने उससे क्या किया, उससे कहा कि यहाँ वेट करना जब तक मैं वापस आऊँ। बताओ फिर कौन सा वाला होगा इसमें, ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, वेट देखो हेयर का देयर करना है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। चेंज करते हैं ना, आई चेंज हो जाएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ही, रिटर्न, ओके। तो ये 3 सेंटेंस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अंटिल अंटिल, यहाँ पे इन्होंने अंटिल 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 क्यों किया, जब टिल था तो गलत हो गया ना, फिर क्या ठीक हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया, सही है ना बात मेरी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ही टोल्ड हिम टू वेट देयर, हेयर का देयर बन जाएगा, टिल ही रिटर्न। रिटर्न क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ना, रिटर्न, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताओ, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, टुडे का देखो दैट डे बनता है, ठीक है। तो हमारे जो 2 सेंटेंस है तो गलत हो गए, क्योंकि हाँ इन्होंने टुडे का टुडे लिख रखा है। अब हमें क्या बनाना है, दैट डे बनाना है, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, आर यू गोइंग, आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, तो किस में है, पास्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पे देखो जैसे ये हो रहा है ना, वर वी गोइंग, हम इस फॉर्म में नहीं लगाते, जब हम चेंज करते हैं कैसे लगाते हैं, वी वर गोइंग,
तो हमारा आंसर क्या हुआ, ही इंक्वायर्ड ऑफ अस वेदर वी वर गोइंग अवे दैट डे। ओके, मुझे लगता है कि इनको किसके अकॉर्डिंग कर लो, जब ये समझ में भी ना आए ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फिर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है इसमें, ही सेड टू हिज फ्रेंड बर्ग स्टीडली। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड को एडवाइस दी, ओके, कि वो क्या करे। अब आपको पता होगा जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना, इम्परेटिव, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आपको पता होगा, इसमें क्या लगाते हैं, कंजंक्शन टू लगाते हैं। तो किस में है, दैट नहीं लगेगा इसमें, जो इन्होंने कंजंक्शन दैट लगा रखे हैं ना, ये नहीं लगेंगे, टू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क स्टीडली। ओके, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। बताओ, सिंपल का कॉम्प्लेक्स बताना है। अब हमें पता होगा ना कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, दैट, ये तो ठीक है, दैट लगा रखा है। ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको वो करती हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने क्या किया, अपना क्राइम कन्फेस किया। पास्ट में ही बनाएंगे ऑब्वियसली, तो उसने कन्फेस किया कि ही वाज, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कन्फेसेस कर दिया। कन्फेसेस कैसे हो जाएगा, पास्ट में चलेगा ना हमारा ये, जब हमारा ये जो सेंटेंस है यही पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। यहाँ इज भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली बाय रिमूविंग टू, ये आ जाता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, टू हटाना है हमें। तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। मतलब ओ सॉरी, वो इतना ऑनेस्ट है कि वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक मतलब रिश्वत लेना एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाओ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ए प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। ओके, तो यहाँ पे करेंगे, ए प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। ठीक है, मतलब अब हमें सिनोनिम बताना है। ऑथेंटिक क्या होता है, ऑथेंटिक कोई चीज़ होती है ना कि हमें ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, प्रामाणिक, ओके, सच्ची, सही, वो क्या होता है, जेन्युइन। इजी है ये तो। कोलोसल किसे बोलते हैं, बड़ा, बहुत बड़ा, ह्यूज। ओके, डेलीगेट, डेलीगेट क्या होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रतिनिधि खड़े होते हैं ना, तो रिप्रेजेंटेटिव, किसी को रिप्रेजेंट करना प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, साइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कितने इजी है ना सिनोनिम एंटोनिम पेपर में। साइट में क्या होता है, दृश्य होता है, सीन, सीन भी दृश्य होता है। ओके, वैनम का सिनोनिम बताना है, वैनम क्या होता है, पॉइजन को बोलते हैं, जहर को बोलते हैं, पॉइजन हो गया। विस, फीजिबल, फीजिबल क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल, कोई चीज़ प्रैक्टिकली संभव हो, पॉसिबल हो, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकेबल। ओके, अटेन, प्राप्त करना, एक तो चीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, रोब, लूट रहे हैं, हमें बताना ना। एंटोनिम, इनोसेंट, कोई निर्दोष है और कोई है गिल्टी, अपनी गलती के लिए। ठीक है, ये एंटोनिम है। अपोजिट बताना है, पार्सिमोनियस। ठीक है, पार्सिमोनियस किसको बोलते हैं, जो कंजूस होता है तो हर बार आता है। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोडिगल, जो खर्चीला होता है। मोर्न, मोर्न का बताओ एंटोनिम क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। मोर्न मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के लिए क्या करना, बिलाप करना। ठीक है, ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो होता है बिलाप करना, एक क्या होता है, रिजॉइस, आनंद मनाना, मतलब खुशी, आनंद। नाइट का, नाइट का एंटोनिम बताओ। नाइट, ये तो छोटे बच्चे जब होते हैं ना कक्षा 5 वाले, वो करते हैं, दिन का रात। ओके, नाइट का डे। ठीक है, ओके। अब हमें बताना है होमोनियम, क्या होता है होमोनियम। होमोनियम क्या होता है, जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन किसके साथ मैच हो रहा है, गेट का, गेट के साथ ही हो रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है, वैसे मीनिंग अलग है दोनों का, एक तो गेट हो गया दरवाज़ा, और एक गेट क्या हो गया, जो मतलब द वे समवन वॉक्स, मतलब किसी के चलने का तरीका, जिस तरह से वो चलता है, वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे हैं पैसेज। पैसेज तो देखो रिपीट होने वाला है नहीं। ओके,
क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बट पैसेज रिपीट नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आंसर देखते हैं, 142 से लेके 146 तक हैं। ओके, देखते हैं फिर। तो व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया मेड बाय इंडियंस। पहला कॉन्टैक्ट जो उसने बनाया है, ठीक है। अब इसको पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना, चलते हैं ऐसे ही। बताओ फिर कौन सा पहला कॉन्टैक्ट विद द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया मेड बाय इंडियंस किसके दौरान बनाया गया था ये? ड्यूरिंग द याद रखना है आपको, ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। ओके। द लग्जूरियस आइटम ऑफ इंडिया वर इन ग्रेट डिमांड। कहाँ पे थी? जो भारत के लग्जूरियस आइटम्स थे उनकी डिमांड कहाँ पे थी? हमें आंसर देना है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ बट आप पढ़ लेना। रोम। ओके। द ट्रेड विथ चाइना फ्लोरिस्ड इन द। ओके, जो चाइना के साथ जो व्यापार है वो फ्लोरिश हुआ, मतलब फला फूला। कौन से उसमें, कौन से टाइम में? ठीक है, तो वो फला फूला है गुप्ता पीरियड में। ओके। ग्रेट डिमांड में था चाइना में। मसाले थे, ज्वेलरी, परफ्यूम और दूसरे लग्जेरियस कमोडिटीज़। क्या होता है कमोडिटी? मतलब माल को बोलते हैं, सामान को बोलते हैं, ठीक है। ओके। इंडियन शिप दैट सेल्ड द सी इन एंशिएंट टाइम वर जनरली। जो इंडियन शिप थे जो मतलब उस समय सेल करते थे पुराने टाइम में, जनरली वो क्या थे? बताओ कैसे थे वो? आप कैसे बताओगे? आपने पढ़ा थोड़ी ना है अभी तक, मैं बता देती हूँ। वेरी लार्ज, बहुत बड़े थे वो। अब हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है इसको, जंबल सेंटेंस। यहाँ तक हो गया हमारा पैसेज। अभी हमारे 4 क्वेश्चन पैसेज से अलग हैं, इनको देखते हैं। तो हमें रीअरेंज करना है और करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? द वुमेन हैड टाइम टू थैंक हिम प्रॉपरली बिफोर द मैन डिसअपियर्ड। द मैन डिसअपियर्ड बिफोर द वुमेन हैड टाइम टू थैंक हिम प्रॉपरली, ठीक है। बिफोर द मैन डिसअपियर्ड प्रॉपरली द वुमेन हैड टाइम टू थैंक हिम। ये तो हो ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। ये कैसे? ये तो स्ट्रक्चर गलत है बिल्कुल। द मैन डिसअपियर्ड द वुमेन, मैन ने वुमेन को गायब कर दिया। टू थैंक हिम प्रॉपरली, ये भी बिल्कुल गलत हुआ, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। अब हमें इस वजह से देखना है इन दोनों में से। द मैन डिसअपियर्ड बिफोर द वुमेन हैड टाइम टू थैंक हिम प्रॉपरली, ये ठीक है? या फिर वुमेन ने जो है, वुमेन के पास समय था उसे प्रॉपरली थैंक यू करने का बिफोर द मैन डिसअपियर्ड। मतलब इससे पहले मैन जो है गायब होता ना, चला जाता, उससे पहले जो है वुमेन के पास क्या था? समय था उसे क्या करने का? प्रॉपरली थैंक यू बोलने का। ओके। हर फेलियर एस्टोनिस्ड मी, पैसिव वॉइस बनाना है। तो मी से मी का क्या? आई बन जाएगा, आई। अब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है ना, एस्टोनिस्ड। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूस में। तो आई वाज एस्टोनिस्ड, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सब में सेम है। आई वाज एस्टोनिस्ड। अब एस्टोनिस्ड अपने साथ क्या लेता है? कौन सी प्रोपोर्शन लेता है? एट लेता है। आई वाज एस्टोनिस्ड एट हर फेलियर। सरप्राइज्ड, एस्टोनिस्ड, ये सब क्या लेते हैं? एट लेते हैं प्रोपोर्शन। ओके। आई वाज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस। ओके, इस तरह से बनता है ना। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर। ये तो प्रीवियस ईयर में आई है, एसएससी में आई है, ये तो सीजीएल वगैरह में, ठीक है। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल, सेम, समानता। जैसे पेरेंट्स की रिजेंबल्स किससे होती है? उसके बच्चों से होती है, टेक आफ्टर। ओके, ध्यान रखना है आपको, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। टेक केयर अलग होता है, वो देखभाल करना होता है। टेक आफ्टर होता है रिजेंबल। ओके। ओके, अब हमें इसका करेक्ट मीनिंग बताना है। 1 मिनट। फुटे टू फुटे बिल, ठीक है। क्या हुआ इसका करेक्ट मीनिंग? इसका मतलब होता है टू पे ए बिल। ओके, मतलब टू फुट ए बिल मतलब क्या करना है? टू पे ए बिल, बिल को पे करना है। ओके, हमारा ये 150 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।